हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत इसके 5वें चैप्टर भूकंप को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है, परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होता है। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र अथवा भूकंप मूल कहते हैं। इसे अवकेंद्र भी कहते हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र अर्थात ईपीसेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर स्थित होता है। जब भूकंप मूल से भूकंप प्रारंभ होता है तो इस केंद्र से भूकंपीय लहरें उठने लगती है तथा सर्वप्रथम ये भूकंप अधिकेंद्र पर पहुंचती है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। दशाओं के आधार पर भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगे। प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है। इस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे सबसे अधिक तीव्र होती है। इनकी तीव्रता इनके मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों की सघनता पर निर्भर करती है। प्राथमिक तरंगे पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती है। चूँकि इनकी गति सबसे अधिक होती है अतः यह सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से होकर गुजरती है। अब है द्वितीयक अथवा गौण तरंगे अर्थात सेकेंडरी वेव्स। ये तरंगे जल तरंग या प्रकाश तरंगों के समान होती है। इन्हें आरी अथवा अनुप्रस्थ लहरें भी कहा जाता है। इन्हें आरी तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अणुओं की गति तरंग के समकोण अर्थात तरंग की दिशा के आर पार पर होती है। ये तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती है। इनकी गति प्राथमिक तरंग की अपेक्षा कम होती है। ये तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती है। यही कारण है कि द्वितीयक तरंगे सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती है। अब है तीसरा धरातलीय तरंग अर्थात सरफेस वेव या एल वेव। धरातलीय तरंगे अन्य 2 तरंगों की अपेक्षा कम वेगवान होती है तथा इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होता है। ये लहरें पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती है अतः इन्हें पी अथवा एस लहरों की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। धरातलीय तरंगों को लंबी तरंगे कहा जाता है क्योंकि इनका भ्रमण समय अधिक होता है और यह सर्वाधिक दूरी तय करती है। इसी कारण से धरातलीय तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। आगे है भूकंप की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा अर्थात एनर्जी रिलीज की सूचक होती है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल एवं मर्केली स्केल पर किया जाता है। रिएक्टर स्केल का आविष्कार वर्ष 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। रिएक्टर तीव्रता लघुगणकीय पैमाने अर्थात लॉगरिथम स्केल पर आधारित होती है, जिसका आधार
1 से 10 अंक के बीच अंकित होता है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा 32 गुनी मुक्त होती है। एक अंक तीव्रता की भूकंपीय तरंग 6 औंस TNT अर्थात 6 औंस ऑफ TNT ऊर्जा निर्मुक्त करती है। आगे है सिस्मोमीटर से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। सु का अर्थ है बंदरगाह तथा नामी का अर्थ है तरंग अर्थात वेव। सुनामी भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगें हैं जो ऊंची उठती लहरों के साथ तटीय क्षेत्रों को भारी हानि पहुंचाती है। 11 मार्च 2011 को जापान में आए भीषण भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न विध्वंसकारी सुनामी से फुकुशिमा शहर गहन रूप से प्रभावित हुआ था। इस त्रासदी से वहां स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे वहां नाभिकीय विकिरण भी उत्पन्न हो गया था। आगे है रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 63% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ हैं। पहला है सागर तथा स्थल भागों के मिलन बिंदु, दूसरा है नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा है ज्वालामुखी क्षेत्र एवं चौथा है विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। भूकंपीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। यह क्षेत्र भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। भारत का भूकंप क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी का विस्तार केप वर्ड द्वीप से प्रारंभ होता है तथा पुर्तगाल से होकर भूमध्य सागर अल्पस के भूकंपों को सम्मिलित करता हुआ एशिया माइनर तक जाता है। आगे हिमालय क्षेत्र से होते हुए म्यांमार के सहारे दक्षिण की ओर जाता है तथा अंत में पूर्वी द्वीप समूह में जाकर प्रशांत महासागरीय भूकंप क्षेत्र से मिल जाता है। मध्य अटलांटिक पेटी। यह पेटी मध्य अटलांटिक कटक में स्पिट बर्जन तथा आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप तक विस्तृत है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात PSL। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। पहला P अर्थात प्राइमरी तरंगे, S अर्थात सेकेंडरी तरंगे और L अर्थात लव ऑफ सरफेस वेव तरंगे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है रिंग ऑफ फायर संबंधित है। अपना उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनें। तो इसका उत्तर है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से। तो सही उत्तर ए अर्थात 1, 2 और 3 होगा। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र से भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ हैं। पहला सागर तथा स्थल भागों के मिलन बिंदु, दूसरा नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा ज्वालामुखी क्षेत्र, चौथा विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान,
फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं उनका सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है कथन ए केवल सही है, अर्थात रिएक्टर स्केल एक लघुगणकीय माप क्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में एक की वृद्धि आयाम के 10 गुने के निरूपित करती है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भूकंपीय तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल एवं मार्केली स्केल पर किया जाता है। रिएक्टर स्केल का आविष्कार वर्ष 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। रिएक्टर तीव्रता लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होती है जिसकी संख्या 1 से 10 के बीच अंकित होती है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा 32 गुनी मुक्त होती है। एक अंक तीव्रता की भूकंपीय तरंग 6 औंस TNT ऊर्जा निर्मुक्त करती है। अतः स्पष्ट है कि कथन एक सही उत्तर तथा कथन 2 गलत है। अब अगला प्रश्न है, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भूकंप की तीव्रता को मार्किनी स्केल पर मापा जाता है और दूसरा है, भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। तीसरा है, भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। तो ये भी सही है, अर्थात ऊपर के 1, 2 और 3 सही है। आइए चौथा पढ़ते हैं। रिएक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है। ये बिल्कुल गलत है, ये 10 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है। तो इसका सही उत्तर ए अर्थात 1, 2 और 3 होगा। भूकंप की तीव्रता का मापन मुख्यतः 2 पैमानों पर किया जाता है। पहला है रिएक्टर स्केल और दूसरा मर्केली स्केल। अतः कथन एक सही है। भूकंप की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा की सूचक होती है। भूकंपीय तरंग की तीव्रता से TNT के 6 औंस के बराबर ऊर्जा विमुक्त होती है, जबकि 8 तीव्रता के भूकंप से TNT के 6 मिलियन टन के बराबर ऊर्जा विमुक्त होती है। अर्थात रिएक्टर स्केल पर अंकित 1 से 10 तक की संख्या को यदि देखा जाए तो प्रत्येक अंक भूकंपीय यंत्र पर 10 गुने आयाम को तथा 32 गुने ऊर्जा वृद्धि का निर्देशन करता है। अतः कथन 2 एवं 3 भी सही है, किंतु कथन 4 गलत है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। तो इसका उत्तर है ए भूकंप की तीव्रता को। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो इसका उत्तर है रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिस्मोमीटर मापता है क्या? तो इसका उत्तर है भूकंप को। सिस्मोमीटर भूकंप मापन हेतु प्रयुक्त होता है। यह सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग है, जबकि हृदय गति को कार्डियोग्राफ से तथा पेड़ों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्रेस्कोग्राफ है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने एवं उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। सिस्मोमीटर सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग होता है जो एक लोलक अर्थात पेंडुलम या फिर स्प्रिंग पर चढ़ा हुआ भार हो सकता है। हालांकि समानता इसे सिस्मोग्राफ के समानार्थी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ उपकरण के विशिष्ट स्थान पर भूकंप की रिकॉर्डिंग है। अतः सिस्मोग्राफ आमतौर पर एक इकाई के रूप में सिस्मोमीटर और इसकी रिकॉर्डेड डिवाइस को संदर्भित करता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो इसका उत्तर है बी जापानी से।
सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। सु का अर्थ बंदरगाह तथा नामी का अर्थ तरंग होता है। सुनामी भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाले तरंगे हैं जो उठी लहरों के साथ तटीय क्षेत्रों को भारी हानि पहुंचा सकती है। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। तो ये बिल्कुल गलत है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आई रिएक्टर स्केल पर 9.1 से 9.3 तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई। उपयुक्त प्रश्न में सुनामी से संबंधित दिए गए तथ्यों पर विवरण क्रमशः इस प्रकार है। कथन ए में इस शक्तिशाली भूकंप से 1200 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा पर 15 मीटर तक अधःक्षेपण हुआ। यह अधःक्षेपण बर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के खिसकने से हुआ था। अतः कथन ए लगभग सही है। कथन बी है, हिंद महासागर में उठी इन सुनामी लहरों से इंडोनेशिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका तट तक प्रभाव देखे गए। अधिकेंद्र से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण अफ्रीका में 8 व्यक्ति तथा सोमालिया में 300 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। इससे लगभग 11 देश प्रभावित हुए थे। कथन 3 है, इन सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख लोगों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की गई, न कि 50 लाख। अतः यह कथन पूर्ण रूप से गलत है, इसलिए यही अभिष्ट उत्तर भी है। कथन डी में भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की द्विक स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में थी, जिससे सुनामी लहरों की प्रबलता शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। परिणामतः बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए थे। अब अगला प्रश्न है, जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था? तो इसका उत्तर है फुकुशिमा। 11 मार्च 2011 को जापान में आए भीषण भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न विध्वंसकारी सुनामी से फुकुशिमा शहर गहन रूप से प्रभावित हुआ था। इस त्रासदी में वहां स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे वहां नाभिकीय विकिरण भी उत्पन्न हो गया था। अब अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील जिसका कारण है? तो इसका उत्तर है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। यह क्षेत्र भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। यहाँ ज्वालामुखी तथा मूंगे बनाने जैसी कोई क्रिया नहीं होती है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है? तो इसका उत्तर है अधिकेंद्र। भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं तथा जहां पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे अधिकेंद्र अर्थात एपिसेंटर कहते हैं। तो ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल बिहार GK ट्रिक्स पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।